हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। पिछले 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मैसेज शेयर किए हैं और उन सारे मैसेजेस का मतलब एक ही है कि चुनाव चाहे लोकल हो, नेशनल हो या असेंबली का हो, देश के वोटर की पहली पसंद मोदी है। आज ही गुजरात के नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनावों के नतीजों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। सवाल है कि क्या यह ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? मोदी के नाम पर लोगों को इतना भरोसा क्यों है? ये समझने के लिए आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हेडलाइंस पढ़नी होंगी। जिस वक्त सबकी निगाहें गुजरात पर थी, उस वक्त हमने बड़े बड़े अखबारों और इंटरनेशनल सर्वेस का विश्लेषण किया और जो तस्वीर निकलकर सामने आई उससे साफ है कि लोकल से वर्ल्ड लेवल तक नरेंद्र मोदी अभी भी टॉप पर है। पॉपुलर, लव्ड और विजनरी लीडर, क्या मोदी पर भरोसा किया जा सकता है? जवाब कुछ सुर्खियों और तस्वीरों में है। अगर मोदी विरोधी माने जाने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने मोदी की वैक्सीनेशन वाली तस्वीर फ्रंट पेज पर डाली तो इस ट्रस्ट के पीछे कुछ वजह है। अगर इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव को दुनिया में सबसे अनोखा बताया जा रहा है तो यह ऐसे ही नहीं हुआ है। अगर ईस्ट एशिया फोरम यह कह रहा है कि इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी दुनिया के लिए संजीवनी बूटी है तो इसके पीछे कोई है। और सबसे बड़ी बात, अगर भारत के कट्टर दुश्मन चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स यह लिखे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की तारीफ होनी चाहिए, अगर ग्लोबल टाइम्स ये छापे कि कोरोना से लड़ाई में दुनिया भर में भारत की सकारात्मक भूमिका को स्वीकार करना चाहिए, तो ये एक दिन में नहीं हुआ। भारत डे 1 से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया मोदी के एफर्ट्स को नॉन स्टॉप कवरेज दे रहा है। इंडिया के बढ़ते वर्चस्व पर हर दिन खबरें छप रही हैं और पिछले कुछ घंटों से मोदी की यह तस्वीर हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। जानते हैं क्यों? अभी कुछ दिन पहले की ही बात थी। एक सर्वे में पता चला था कि देश के 58% लोग वैक्सीन लेने से डर रहे थे। इसी सर्वे में यह भी पता चला था कि अगर सरकार का मुखिया या कोई नेता मेड इन इंडिया वैक्सीन लेता है तो देश के 65% लोगों के मन से वैक्सीन वाला डर खत्म हो जाएगा। और एक ताजा सर्वे में पता चला है कि मोदी को वैक्सीन लगने के बाद वैक्सीन से डरने वालों का आंकड़ा 50% से 36% तक आ गया है। एक दूसरे ऑनलाइन सर्वे में देश के 81% लोगों के मन से वैक्सीन को लेकर सारा डर खत्म हो गया है। ये मोदी पर भरोसे की जीत है। बतौर प्रधानमंत्री मोदी के काम को अभी भी फुल मार्क्स मिल रहे हैं। अब मोदी के ट्रस्ट बैरोमीटर का एक सैंपल देखिए। एडलमैन रिसर्च की 2021 की ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर देश के 79% लोगों ने अपना भरोसा जताया। भारत इस मामले में 28 देशों में दूसरे नंबर पर है। इसी पैमाने पर 2020 के ट्रस्ट इंडेक्स में चीन 82 पॉइंट के साथ पहले और भारत 79 के साथ दूसरे नंबर पर था। मगर 2021 के ट्रस्ट इंडेक्स में चीन को 10 पॉइंट्स का नुकसान हुआ और वो दूसरे नंबर पर जा खसका, जबकि 2 पॉइंट के नुकसान के बावजूद भारत 77 पॉइंट के साथ पहले नंबर पर जा बैठा। जनवरी 2020 से मई 2020 तक यानी कोरोना काल में अलग अलग देशों की सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा था। 11 देशों के लिस्ट में भारत को 6 पॉइंट्स का फायदा हुआ था। इतना जरूर है कि मई 2020 से जनवरी 2021 के दरमियान इसमें गिरावट आई और +6 का आंकड़ा -8 तक पहुंच गया। मगर इस पैमाने पर बाकी देशों की सरकारों को ज्यादा नुकसान हुआ। मसलन इसी पीरियड में कनाडा -11 पर था, मैक्सिको -12, चीन -13, ब्रिटेन -15 और दक्षिण कोरिया -17 पर था। सर्वे में यह भी पाया गया कि भारत के 80% लोग 1 साल के भीतर टीकाकरण के लिए तैयार हैं। 28 देशों में किए गए इस सर्वे के मुताबिक 51% भारतीय वैक्सीन उपलब्ध होते ही टीकाकरण के लिए तैयार थे, जबकि 29% इसे 1 साल के भीतर लेने की बात कहते दिखे। मोदी के वैक्सीन लेने से लोगों का माइंडसेट कैसे बदला, आपने सर्वे के आंकड़ों में देखा। मगर पब्लिक का मूड समझने के लिए इंडिया टीवी संवाददाताओं की टीम ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक एक ऑन ग्राउंड सर्वे किया और रिएक्शन से बहुत कुछ क्लियर हो गया।
मोदी जी के लगाने के बाद तो कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं रहती, बिल्कुल सबको लगवाना चाहिए। और मोदी जी ने बहुत अच्छा किया कि सबसे पहले लगवाया, ताकि किसी को ये बोलने का मौका नहीं मिले कि खुद नहीं लगवाया या लगवाया। दोनों में लोग तो बोलेंगे, लेकिन उनके लगवाने से देश में एक विश्वास की लहर है और लोग बहुत बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाने में लगे हुए। कल पीएम ने भी वैक्सीन लगवाया है, तो क्या लगता है आपको, ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ा है? जब कल पहले भी हमें ट्रस्ट था, अभी भी मोदी जिंदाबाद। ज़्यादा ट्रस्ट लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, भरोसा तो बड़ा ही, नेचुरली इतनी बातें हो रही थी, पीएम ने नहीं लगाया, तो अब उनके लगाने के बाद लोगों में काफ़ी कॉन्फिडेंस है। ट्रस्ट बहुत बढ़ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। इससे विश्वास बढ़ा है जो कल पीएम मोदी ने टीका लगवाया? बिल्कुल बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। और ये वैक्सीन हम लोगों के लिए तो बनाई गई है, तो विश्वास तो पहले ही है कि जब वैक्सीन बनी है, आम जनता के लिए बनी है, ये लगवाएंगे तो ही खत्म होएगी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का आगे आके वैक्सीन लेना, इट्स अ इंडिकेशन इन इटसेल्फ कि ही सपोर्ट्स दिस वैक्सीन, और उससे लोगों को बहुत ज़्यादा और मोटिवेशन मिला है। कल जब नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया तो सोचा अब सब ले लेंगे तो अच्छा ही है। वो तो हिम्मत बढ़ गई, मतलब बढ़ गई, हिम्मत थी लेकिन अब ज्यादा बढ़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन लगवाई है, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ एक्टिवेशन, आदमी सब एक्टिवेट हो जाएगा, लेने के लिए तैयार हो जाएगा, डर पैदा नहीं होगा। मई 2020 से जनवरी 2021 तक के 9 महीने मोदी सरकार के लिए लिटमस टेस्ट थे। बावजूद इसके एक चीज साफ थी कि मोदी पर भरोसे का बैरोमीटर घटने की बजाय बढ़ता चला गया। ये अभी भी कायम है। ऑडियो आपने सुन लिया। अब इसका एक सैंपल अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 23 फरवरी 2021 तक की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की नजर से देखिए। ताजा आंकड़े के मुताबिक मोदी की अप्रूवल रेटिंग अभी भी 75% है और 55 की नेट अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी अभी भी दुनिया के नंबर 1 लीडर बने हुए हैं। जबकि जो बाइडेन के पास 19 की रेटिंग, बोरिस जॉनसन -4, एमेनुअल मैक्रों -22 और ट्रूडो के पास सिर्फ 4 की नेट अप्रूवल रेटिंग है। देश के भीतर मोदी विरोधी एक अलग नैरेटिव सेट करते हैं। हर रोज मोदी के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाता है, मगर कोरोना काल के बाद से अब तक जब भी मोदी पर देश और दुनिया के भरोसे की बात आई है तो मोदी को हर बार अच्छे नंबर्स मिलते हैं। और तो और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भी खुलकर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। Prime Minister Modi would have demonstrated perhaps the most significant act of benevolence, of kindness, and certainly of empathy that would have seen within recent times compared to any act of any other leader globally. And it is evident that India is practicing this principle of helping its neighbors. In fact, we are not even quite neighbors of India in the sense that we are located in the Western Hemisphere while India is in the Northern Hemisphere. But India understands the common humanity of all. And on behalf of the people of the Caribbean in particular, I wish to take this opportunity to personally thank Prime Minister Modi. भारत अब तक दुनिया के 40 देशों को कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट दे चुका है, मगर यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। भारत 34 अन्य देशों के लोगों की जान बचाने के लिए ही जल्द ही वैक्सीन भेजने वाला है। इसमें दक्षिण एशियाई देश हैं, खाड़ी के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के करीब मौजूद छोटे द्वीप समूह और साउथ अमेरिकन देश भी जल्द ही मेड इन इंडिया वैक्सीन रिसीव करेंगे। कोरोना के खिलाफ कामयाबी और मोदी पर बढ़ते ट्रस्ट फैक्टर के बीच ये बात भी नोट करने वाली है कि चुनावी मौसम में उनके पॉलिटिकल विरोधी वैक्सीन में भी राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं और उसी बहाने मोदी को घेर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न सीधे पब्लिक से पूछा जाए कि क्या कोरोना वैक्सीन बीजेपी के लिए संजीवनी बूटी होगी और क्या बंगाल में ये वोट में ट्रांसफर होगा। सबसे ज्यादा शोर शराबा बंगाल में हो रहा है, इसलिए हमने इसी लोकेशन पर लोगों की राय पूछी। अब जवाब सुनिए। राजनीति के बारे में कुछ नहीं है इसमें। जनता को इसमें सुविधा होगा, वैक्सीन लेगा तो हमारे सुविधा होगा, आम आदमी को सुविधा होगा।
इसमें पार्टी का कोई सुविधा की बात नहीं है। चुनाव के मौसम में ये वैक्सीन लग रही है, क्या इसका वोट पे भी कोई असर पड़ेगा? ना, नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा सर। वोट पे नहीं पड़ेगा? नहीं, पॉलिटिकल मैंने तो दवाई लेना हर आदमी का, नागरिक का जरूरी है। इसमें हम लोग अपना पॉलिटिशियन नहीं, अपना सुरक्षा के लिए ले रहे हैं। एडवांटेज मिलेगा इसमें? हो सकता है, ये तो पॉलिटिकल गेम है, हम जैसे आम इंसान कैसे बता सकते हैं। पॉलिटिकल गेम इज डिफरेंट। अभी इधर कौन आएगा, दीदी रहेगी कि बीजेपी आएगा, वी आर नॉट श्योर। पब्लिक रिएक्शन से साफ है कि कोरोना वैक्सीन बंगाल चुनाव में किसी को सियासी फायदा नहीं देगी। खुद मोदी ने भी वैक्सीन को लेकर कभी चुनावी बात नहीं की। ये स्क्रिप्ट लिखने और फैलाने वाले मोदी विरोधी ही थे, मगर चुनाव से ठीक पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में मौजूद एंटी मोदी गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। एक सर्वे के मुताबिक असम की करीब 72% जनता बतौर पीएम मोदी के काम से संतुष्ट है। केरल में करीब 62% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं। बंगाल में करीब 70% लोगों को मोदी का काम अच्छा लगता है और पुडुचेरी में करीब 55% लोगों ने सर्वे में बतौर पीएम मोदी के काम पर अपनी खुशी जताई है। यानी देश के भीतर पब्लिक रिएक्शन से लेकर अलग अलग सर्वे तक मोदी पर लोगों का भरोसा कायम है। देश के बाहर दुनिया में भी मोदी नंबर 1 लीडर बने हुए हैं। बंगाल से असम तक चुनावी मौसम चल रहा है। हर सर्वे, हर ओपिनियन पोल से साफ है, पीएम के लिए मोदी ही देश के लोगों की फर्स्ट चॉइस है। 5 राज्यों के लिए चुनाव से पहले मोदी पर भरोसे के बढ़ते ग्राफ का असर यकीनन वोटर्स पर होगा, फिर चाहे वैक्सीन का असर पड़े या ना पड़े। हालांकि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा टेस्ट बंगाल में होने वाला है। कोलकाता में मोदी की रैली का प्लान बन चुका है। मोदी से पहले योगी ने आज उस जगह पर रैली की जहां 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। बंगाल चुनाव में लगता है कि ममता की पार्टी से भी गलती हो ही गई। जिस तरह की बातें बंगाल के गली मोहल्लों में हो रही हैं, उससे लग रहा है कि मुसलमान वोट बंट रहा है, हिंदू वोट एकजुट हो रहा है। आज योगी ने क्या कहा और बंगाल के चौक चौराहों पर क्या हो रहा है, इस ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए। শুধু আপনাদের ভোট নয়, হিন্দুকে কন্ট্রোল করার দায়িত্ব সেটাও আপনারা পারবেন, এরা পারবেন। এরা সব সুবিধা দেবে, সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেবে। বেঈমান কাফের বেশি হচ্ছে হিন্দু। ममता बनर्जी की पार्टी का बूथ लेवल का नेता स्टेज पर खड़े होकर सीधे सीधे हिंदू मुसलमान करता है और वोट ना देने पर बुरे अंजाम की धमकी देता है। अब तक ऐसी बातें आपने बस सुनी होंगी, पहली बार सब कुछ कैमरे पर है। শুধু আমি আপনাদের মিটিংয়ে বলছি, এটা বাস্তব কথা বলছি। আমি আপনাদের বেশি মাথা তুলছি না, এটা বাস্তব কথা বলছি। খাবে 365 দিন, 364 দিন তাদের উপকারে লাগুন, এই বাবুর উপকারে লাগুন। উদাহরণ দিচ্ছি, একদিন আপনি 364 দিনই করেছেন, একদিন জানিয়ে ডাকে, সে ভোটটা দেবে না। একদিন মাত্র আপনার উপকার করেনি, সে ভোটটা দেবে না। তার সবচেয়ে বেঈমান তারা। লোকসভা নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে। क्या बंगाल का पूरा चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है? अब तक कहा जाता था कि सिर्फ बीजेपी चुनाव में हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी खुल्लम खुल्ला ऐसा कह रही है। पश्चिम बंगाल की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले क्या चल रहा है, इसे देखने से क्लियर पिक्चर समझ में आती है। কাউকে হাত ধরলে ভোট হবে, ব্যবস্থা করবে। কাউকে চুটি ধরলে ভোট হবে, ব্যবস্থা করবে। কাউকে চরণ ধরলে মানে পা ধরলে ভোট হবে, ব্যবস্থা করবে। মানে যার যে ওষুধ লাগে সেই ওষুধটা আপনাদের প্রয়োগ করতে হবে। हमने पहली बार इसे सुना तो विश्वास नहीं हुआ। कोई पार्टी इस तरह हिंदू मुसलमान कैसे कर सकती है? धर्म के आधार पर वोटों का ऐसा मैनेजमेंट कोई कैसे कर सकता है? फिर हमने स्टेज पर लगे पोस्टर को देखा। यहां पर वही पोस्टर लगा है जिसे ममता की पार्टी ने इस चुनाव में लॉन्च किया है। पोस्टर पर ममता की पिक्चर है और ऊपर लिखा है, बांग्ला निजेर में के ईचा, यानी बंगाल की अपनी बेटी चाहिए। बेटी को चुनाव जीतना है तो उसे हिंदू वोट भी चाहिए। पार्टी कार्डर को ऑर्डर है, चाहे कुछ भी करो मगर हिंदू वोट लाओ। কাউকে ধমকাতে হবে, ধমকাবে, শুনছে না বলে আসতে হবে ভোট দিতে যাবি না, সাবধান থাক।
ভোটে পড়ে খেলা হবে। तृणमूल कांग्रेस के नेता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में इसी की चर्चा है। 1 मिनट 59 सेकंड के इस वीडियो में टीएमसी नेता की आवाज के साथ मस्जिद के लाउडस्पीकर वाली आवाज भी आती है। वायरल वीडियो वाला टीएमसी नेता कौन है, आज उसका तारुफ भी कराएंगे, मगर उससे पहले यह समझ लेते हैं कि जिस बंगाल में अब तक मुस्लिम वोट की सबसे ज्यादा चर्चा थी, वहां अचानक हिंदू वोट कैसे इंपॉर्टेंट हो गया। पश्चिम बंगाल में हिंदू वोटर 70% से थोड़े ज्यादा हैं। मुस्लिम वोटर करीब 28% हैं और बाकी 2% वोटर अन्य मजहब से ताल्लुक रखते हैं। बंगाल चुनाव में 28% मुस्लिम वोटर की आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। इन 28% मुस्लिम वोटों के कई दावेदारों को भी देखा होगा। पहली बार बंगाल में 70% हिंदू वोटों की लड़ाई खुलकर हो रही है। बीजेपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल के मालदा पहुंचे। बंगाल में पहली रैली के लिए योगी ने मालदा को ही क्यों चुना, इसे समझना जरूरी है। दरअसल मालदा एक सैंपल है जहां 51% वोटर मुसलमान है। यहां योगी आदित्यनाथ ने जय श्री राम का नारा लगाया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है, और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। योगी अपनी बातों में कोई लाग लपेट नहीं रखते, वो सीधी चोट करने वाले नेता हैं। एग्रेसिव हिंदुत्व उनकी यूएसपी है। मालदा के सैंपल टेस्ट में योगी का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने का मतलब है 51% मुसलमान वोटों के जवाब में 49% हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का यह एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है। 2019 के चुनाव में मालदा में पहली बार कमल खिला था। मालदा में एक मुश्त हिंदू वोट बीजेपी को मिले थे। 2019 में बीजेपी के खगेन मुर्मू 5,09,000 वोट से जीते। मुसलमान वोट तृणमूल और कांग्रेस में बंट गए थे। तृणमूल की मौसम नूर को 4,25,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के ईशा खान चौधरी को 3,05,000 वोट मिले थे। क्या 2021 के विधानसभा चुनाव में 2019 वाला फार्मूला चलेगा, और क्या मालदा का सैंपल पूरे बंगाल में अप्लाई होगा? ये वो सवाल हैं जिनसे ममता बनर्जी की नींद उड़ी हुई है। मालदा में योगी का खुल्लम खुल्ला चैलेंज दीदी की परेशानी बढ़ाने वाला है। यहाँ की सरकार ने मुहर्रम के जुलूस को तो अनुमति दी, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश में जब बात आई, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, दुर्गा पूजा का जो समय होगा उस समय पूजा ही होगी, और उस समय पूजा में कोई व्यवधान हम नहीं पड़ने देंगे। और एक भी जगह पूजा के पंडाल नहीं रोके गए थे। लेकिन बंगाल के अंदर बैन किए जाते हैं, पूजा को प्रतिबंधित किया जाता है, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है, गो तस्करों को प्रश्रय दिया जाता है, उनके समर्थन में सत्ता के यहां पर वक्तव्य आते हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार 28% मुसलमान वोटों के 3 दावेदार हो गए हैं। दावेदार नंबर 1 ममता बनर्जी की टीएमसी, दावेदार नंबर 2 लेफ्ट कांग्रेस और पीरजादा का अलायंस, दावेदार नंबर 3 असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम। 28% वोटों के लिए कंपटीशन बढ़ा तो 70% वाला वोट बैंक इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए टीएमसी के बूथ लेवल के नेता भी गली गली हिंदू मुसलमान के वोट गिन रहे हैं। टीएमसी के इस नेता का नाम प्रभुपाद दास है और वीडियो वेस्ट मिदनापुर का है।
लेकिन यहां नेता इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है चुनाव प्रचार का पैटर्न। क्या बंगाल चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है? क्या गली गली सिर्फ हिंदू मुसलमान चल रहा है? बंगाल चुनाव में धर्म के समीकरण को समझने के लिए हमारे 3 रिपोर्टर्स बंगाल के इलेक्शन बैटल ग्राउंड में हैं। अर्चना सिंह ने हिंदू डोमिनेटेड एरिया में बंगाल के वोटरों से बात की। दीदी या मोदी, वोटरों के दिमाग में क्या चल रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ पर किस पार्टी की लहर लग रही है? बीजेपी। बीजेपी कोशिश कर रही है कि हिंदू वोटों के सहारे वो जीत पाए, अपनी सरकार बना पाए। तो क्या ये हो पाएगा? होगा, लग रहा है तो होगा। लोग साथ हैं क्या बीजेपी के या टीएमसी के? किसके? बीजेपी के साथ है। हाँ, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। चेंज तो होना चाहिए क्योंकि हर किसी को चांस मिलना चाहिए। एक बार उन लोगों को भी देख लेते। इस बार किसको चांस देने का मन है? मेरा तो मन है जो समय के साथ आ रही है उसको ही चांस मिलना चाहिए। मोदी जी को एक बार चांस देना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि परिवर्तन हम भी चाहते हैं, कुछ डेवलपमेंट। दादा, आप क्या सोचते हैं? वो जो दीदी बोला है वही, एक बार मोदी को आना चाहिए। सब तो आ गया, मोदी एक बार आके देख ले हम लोग कैसा चला रहा है। रहेगा तो दीदी का ही तृणमूल ही रहेगा, यहाँ गद्दी उसी का रहेगा, यही हम लोग का आशा है। बीजेपी आने का चांस नहीं है। चांस यहाँ नहीं है, सीट होगा लेकिन यहाँ नहीं आएगा, दीदी का ही राज है। मतलब सरकार दीदी की रहेगी पर सीट मिलेंगी बीजेपी? हाँ, बस। युवा जो बंगाल का है वो क्या सोचता है, उसको क्या लगता है कि इस बार चेंज होगा? चेंज की बात कोई नहीं मैम, जैसे पहले जा था अभी कुछ चेंज होने वाला है। कहीं यहाँ पर देखा जाए मुस्लिम का चांस बहुत ज़्यादा है, कहीं मुस्लिम का बहुत फ्री दिया जाता है। मुस्लिम लोग का जो भी हो बाइक में जाता है हेलमेट नहीं होता है, मुस्लिम के लिए छूट है। वही हिंदू चला जाए, सिख या चला जाए, उसके लिए पकड़ लिया जाता है। तो क्या लगता है इसलिए नाराजगी है क्योंकि हिंदुओं के साथ अलग तरह का व्यवहार हो रहा है? ये बात ये भी हो सकता है, मेरा भी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर जो भी हो, लॉकडाउन में सब कुछ बनता है, दारू का दुकान खुला था, सबका यह होता। मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा छूट हुई जाए, बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इसलिए इस बार तुमको लग रहा है कि बदलाव होगा? तो कौन आएगा, किसको वोट देंगे लोग? जय श्री राम आएंगे, हमारे मोदी साहब आएंगे। जय श्री राम से तो लेकिन ममता दीदी को तो परेशानी होती है। उनको लगे कोई दिक्कत नहीं, वो तो गाड़ी उतर के मारने चले जाती है जय श्री राम सुन के ही। किसके चांस लग रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि जो लग रहा है बीजेपी का चांस है। क्यों? मोदी जी आएंगे इस बार। लेकिन दीदी तो कह रही वो बाहर ही है। वो तो कहेंगे ही, वो तो बहुत दिनों से ही कहते आ रहे हैं। उनका तो चांस आया था और उनका तो चांस दिया गया है उनको। तब हमारे लिए कुछ नहीं किया, जब जो भी किया है लड़की लोगों के लिए आए, गरीब लोगों के लिए किया है, मिडिल क्लास के लिए क्या किया है? कुछ किया है? कुछ नहीं किया है। हम भी तो लाए हैं, हम उनको वोट दे के लाए हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या किया है? मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया है, गरीब के लिए किया है और लड़की लोगों के लिए किया है। आप यहाँ पे योगी सर को देख लो, योगी सर ने अपने यूपी पैसे में क्या नहीं दिया, डिप्लोमेट बहुत सारा किया। योगी जी की सभा यहाँ की जा रही है, उसकी वजह यही है कि लगता है बीजेपी को कोई योगी के आने से जो हिंदू वोट हैं वो बीजेपी की तरफ आएंगे। यस मैम, वो तो आएंगे ही आएंगे। बंगाल ने दीदी को 10 साल तक जज किया, अब वो मोदी को ट्राई करने की सोच रहा है। लड़ाई 8 राउंड की है, स्वाभाविक है कि इसमें कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो बाकी सारे समीकरण ध्वस्त हो जाएंगे। बंगाल में मुस्लिम डोमिनेशन वाली सीटों के डेटा सब दिखाते हैं। आज इस डेटा को उलट कर देखते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों में 149 सीटों पर 80% तक हिंदू वोटर हैं, 50 सीटों पर 70 से 80% तक हिंदू वोटर हैं, 33 सीटों पर 60 से 70% तक हिंदू वोटर हैं, 16 सीटों पर 50 से 60% वोटर हिंदू हैं और 46 सीटों पर 50% से कम हिंदू वोटर हैं। यही हिंदू वोटर आज सभी पार्टियों के रेडार पर हैं। लेफ्ट और पीरजादा के साथ अलायंस बनाकर कांग्रेस ने अपने घर में झगड़ा बढ़ा लिया। बंगाल में दीदी को चैलेंज बस मोदी की पार्टी से मिल रहा है। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा।
योगी आदित्यनाथ ने भविष्यवाणी कर दी है, 2 मई दीदी गई। बंगाल में खलबली है, बुआ और भतीजा की पार्टी को नतीजा कैसा मिलेगा, बस 61 दिनों का इंतजार बचा है। बहरहाल बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस को छोड़कर सारे दल एक्टिव हो गए हैं, लेकिन बंगाल में अभी तक न राहुल आए न प्रियंका आई। आप कहेंगे कि राहुल और प्रियंका थे कहां? तो प्रियंका आज असम में थी और राहुल गांधी आज भी तमिलनाडु में थे। और राहुल की बात कम करेंगे आज हम, प्रियंका गांधी को ज्यादा दिखाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी की एक तस्वीर इस वक्त बहुत चर्चा में है। उस तस्वीर में क्या है, डिटेल में समझिए। एक तरफ हैं खुद को चाय वाला बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ हैं चाय वाले का वेश धरने की कोशिश करती प्रियंका गांधी। पिछले 24 घंटे में प्रियंका गांधी ने क्या क्या किया है, इसकी टाइमलाइन देखेंगे तो समझ जाएंगे। प्रियंका चाय बगान में चाय के पत्ते चुनने गई, लेकिन 4 मिनट में ही थक कर चूर हो गई। मैम इसमें 50 कप होता है, अभी तो खाली है जी। लगता है एक ही वाला ये इतना आसान काम नहीं है। चलो चाय पिलाओ। इसके बाद प्रियंका गांधी ने चाय बगान के मजदूरों के यहाँ खाना खाया, मुस्कुरा रही है, उनके बच्चे के साथ खेलती नजर आई और चाय बगान के मजदूरों के साथ डांस किया। गुवाहाटी में मां कामाख्या के मंदिर में गई। असम में चुनाव है, इसलिए चुनावी एल्बम सजाने के चक्कर में प्रियंका गांधी अलग अलग रूप धर रही है। 24 घंटे में प्रियंका ने खुद को असम के रंग में रंगने की भरपूर कोशिश की। जो कांग्रेस मोदी को चाय वाला कहकर घेरने की कोशिश करती थी, अब उसी कांग्रेस के महासचिव को चाय की पत्तियां क्यों बीनना पड़ रहा है, इसे समझिए। असम के चाय मजदूरों के लिए सालों पहले कांग्रेस का नारा था, कूली, बंगाली और अली। कूली वो जो चाय बगान में काम करते हैं, बंगाली वो जो चाय की खेती करते हैं। 2014 में कूली और बंगाली दोनों कांग्रेस से टूटकर चाय वाला यानी कि पीएम मोदी की तरफ आ गए। असम की 126 सीटों में से तकरीबन 50 से 55 सीटों पर सीधा चाय बगान के मजदूरों का प्रभाव दिखता है, जिसमें नॉर्थ असम, सेंट्रल और अपर असम की सीटें शामिल हैं। असम के कुछ जिले जैसे कि कोकराझार, उदलगुड़ी, सोनितपुर, नगांव, गोलाहाट, जोरहाट, शिवसागर, चराइडियो, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में चाय बगान मजदूर सबसे बड़े वोटर हैं। असम की आबादी का 18% यानी तकरीबन 65 लाख लोग चाय बगान के मजदूर हैं। इनमें से करीब 47 लाख लोग वोटर हैं। 2011 तक ये कांग्रेस के वोटर थे। इनमें से 65% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं और 15% क्रिश्चियन को मानने वाले लोग। 2011 में कांग्रेस ने अपर असम के इलाके में 56 में से 44 सीटें जीती, सिर्फ चाय बगान के मजदूरों की वजह से। लेकिन 2016 में 52% चाय बगान के मजदूरों ने बीजेपी को वोट किया और 2019 में 58% चाय बगान के मजदूरों ने फिर से बीजेपी को वोट किया। इसलिए प्रियंका को चाय बगान के मजदूरों का सबसे बड़ा हमदर्द बनने का दिखावा करना पड़ रहा है। लेकिन असम से 3000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी में भी एक ही तरह की पोर्ट्रेट नजर आई है। असम के चाय मजदूरों के बीच प्रियंका का डांस चल रहा था तो कन्याकुमारी में राहुल डांस कर रहे थे। प्रियंका चाय बगान के मजदूरों के बीच अपनापन दिखाने की कोशिश कर रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के बीच एक्सरसाइज करके अपना बताने की कोशिश कर रहे थे। प्रियंका असम के चाय बगान में चाय की पत्तियां तोड़ रही थी तो राहुल गांधी तमिलनाडु की चाय दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। असम से तमिलनाडु तक फोटो फ्रेम कैसा होगा, वीडियो फुटेज कैसे वायरल होगा, जैसे ये पहले से फिक्स था। कैसे भी करके सत्ता में आ जाना, भ्रष्टाचार फैलाना, दोनों हाथों से मोटा माल इकट्ठा करना, उस राज्य को एटीएम में तब्दील कर देना, पैसा इकट्ठे करने उस राज्य से, और एक परिवार किस प्रकार से आगे बढ़ सके, एक परिवार की महत्वाकांक्षा कैसी पूरी हो सके, केवल और केवल यही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का है। कहीं कांग्रेस 2 मई के बाद की पिक्चर के बारे में सोचकर तो घबराई नहीं है।
कहीं राहुल और प्रियंका को ये डर तो नहीं सता रहा कि 2 मई आया और कांग्रेस चली गई। 2 मई के बाद क्या होने वाला है? आखिर प्रियंका को उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर कमान क्यों संभालना पड़ा? ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ 3 नेता ही बचे हैं। एक प्रियंका जो उत्तर प्रदेश के बाद असम में चुनावी कमान संभाले हुए हैं, दूसरे राहुल जो दक्षिण की डोर थामे हुए हैं और तीसरा आला कमान यानी कि सोनिया गांधी। राहुल और प्रियंका को डर है कि 5 राज्यों के चुनाव में अगर हारे तो G23 की टीम उन पर हावी हो जाएगी और ऐसे में गांधी फैमिली पर दबाव बढ़ जाएगा। G23 का निशाना राहुल और सोनिया है। ऐसे में प्रियंका को उनका बचाव करने के लिए यूपी से बाहर निकलना पड़ा। चुनाव अभियान में प्रियंका का अचानक एक्टिव होने के पीछे असंतुष्ट नेताओं से हो रहे नुकसान को थामने की कोशिश भी है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, विगत कई चुनावों से हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी आज न केवल क्षीण हो चुकी है, अपितु कांग्रेस पार्टी अगर सही मायने में देखा जाए तो नगण्य हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी एक फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। ये केवल घर वालों की पार्टी है। ये रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी है, ये सोनिया जी की पार्टी है, ये राहुल की पार्टी है और ये प्रियंका वाड्रा की पार्टी है। बस इन चारों की पार्टी है और ये किसी की पार्टी नहीं है। बस इन चारों का भरण पोषण होता रहे, इन चारों को सत्ता मिलता रहे, मोटा माल परिवार तक आता रहे, इतना ही उद्देश्य इस परिवार का और इस पार्टी का है। पूरे देश में ऐसा लगता है कि कांग्रेस सिर्फ केरल कांग्रेस बनकर रह गई है। असम से लेकर तमिलनाडु तक कांग्रेस पिछलग्गू पार्टी की तरह नजर आ रही है, या यूं कहें कि जीत के लिए दूसरी पार्टियों पर डिपेंडेंट है। असम में कांग्रेस को AIUDF का आसरा है, यानी कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन किया है। 2016 में कांग्रेस को 23 तो AIUDF को 14 सीटें मिली थी। कांग्रेस को लगता है कि AIUDF के मुस्लिम वोटों पर पकड़ से उसकी उम्मीदें जग सकती हैं। यही हाल तमिलनाडु में है। कांग्रेस भी तमिलनाडु में हाशिए पर है, इसलिए उसे MK स्टालिन और उनकी पार्टी DMK का सहारा है और यहाँ भी कांग्रेस पीछे पीछे ही चल रही है। वैसे भी तमिलनाडु में कांग्रेस की महज 7 सीटें हैं। बंगाल में कांग्रेस वाम दलों और 4 दिन की बनी ISF यानी पीरजादा की पार्टी के पीछे पीछे चल रही है। यहाँ भी उनका सीधा फॉर्मूला है। ये कांग्रेस पार्टी का दोगलापन है। जो कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेक्युलर बताती है, वही कांग्रेस पार्टी बंगाल में ISF के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लेती है। वही कांग्रेस पार्टी केरल में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी का, उसके साथ गठबंधन करती है। वही कांग्रेस पार्टी आसाम में बदरुद्दीन अजमल के पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन करने के लिए प्रयासरत है और पूर्व में इनका एक गठबंधन भी रहा है। और आप जानते हैं AIUDF को लेकर किस प्रकार टेरर फंडिंग से एक NGO में उनके पैसे जा रहे थे, इसको लेकर एक NIA का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के गठबंधन के लिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया था। यह दरअसल ठगबंधन है। 2 मई के बाद कांग्रेस में कौन अहम फैसला होने वाला है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजे तो आएंगे, साथ ही उसके ठीक 1 महीने बाद जून में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। असंतुष्ट नेताओं यानी कि G23 के नेताओं के आक्रामक तेवर को देखकर लगता है कि 5 राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन ही तय करेगा कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व कितना निर्णायक होगा। इसलिए पार्टी ने प्रियंका को यूपी से बाहर उतारने का फैसला किया। प्रियंका की दिलचस्पी ना तो बिहार चुनाव में रही और न ही बंगाल चुनाव में, लेकिन असम के कामाख्या मंदिर जाकर प्रियंका ने असम और बंगाल दोनों को साधने की कोशिश की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।